जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो आप सभी को पता रखना है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। पहला सवाल कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है कि पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और किनके बीच में हुआ था? तो आंसर कीजिएगा कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और किनके बीच में हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनानायक राजा जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के तरफ से थे राजा जयसिंह। ये भी आपको याद रखना है, औरंगजेब तभी राजा थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत अपने 23 किले मुगलों को दिए थे। तो याद रखिएगा शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 के तहत 23 किले औरंगजेब को दिए थे, यानी मुगलों को दिए थे। ठीक है, और पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुआ? तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनानायक राजा जयसिंह के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था? तो याद रखना है। अभी याद है तो बताएं, आंसर करें। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा शाहजी भोसले। ठीक है, याद रखिएगा शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। तो याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम था जीजाबाई और इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, अब अगर एक सवाल और पूछता है कि शिवाजी किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो मराठा ऑप्शन में कभी कभी नहीं देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भोसले वंश। ठीक है, ऐसे पूछता है एग्जाम में कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है। समझ में आया? तो याद रखिएगा भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा वंश के भी संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। याद रखिएगा। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु रामदास। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास और इनकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी रायगढ़। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल आप याद रखिएगा। यहां पे आपका आंसर क्या होगा? याद रखेंगे कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल सेनानायक राजा जयसिंह के साथ की थी और इसके तहत शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को दिए थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पब्लिश्ड पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? ठीक है, भारत में पब्लिश्ड पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? तो काफी आसान सवाल है। सही आंसर क्या होगा? बंगाल गजट, द बंगाल गजट, है ना? तो याद रखिएगा भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। याद रखिएगा द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में पब्लिश किया गया था और यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। देख के ही पता चल रहा है
द ठीक है, द बंगाल गजट इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो इंग्लिश भाषा में पब्लिश किया गया था और 1780 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था, जो कि 1780 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, समझ में आया। और अगर आपसे पूछता है कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है किनके द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है, या इसके प्रकाशक कौन थे, तो याद रखना है जे के हिक्की, यानी जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, तो याद रखिएगा याद रखिएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो है ये संस्थापक थे। तो याद रखेंगे जेम्स ऑगस्ट हिक्की संस्थापक थे। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, और इन्हीं के द्वारा 1780 ईस्वी में कलकत्ता में इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र चलाया गया, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी यहाँ से कुछ सवाल बन सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हिंदी भाषा का भी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का अगर पूछेगा पहला समाचार पत्र, तो आंसर क्या होगा बताइए? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। इंग्लिश का पूछेगा तब तो बंगाल गजट ही होगा, लेकिन अगर पूछता है हिंदी भाषा का भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उद्दंड मार्तंड। याद रखिएगा हिंदी भाषा का भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। याद रखना है। और उद्दंड मार्तंड कब पब्लिश किया गया था, याद है तो बताएं। उद्दंड मार्तंड कब पब्लिश किया गया था? तो 1826 ईस्वी में उद्दंड मार्तंड जो है पब्लिश किया गया था, और ये भी कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था, और पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा। ठीक है, संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, लेकिन भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, जिसे पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसको आप ध्यान दीजिए, जो एग्जाम में पूछता है आपसे पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो बताएं अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। तो याद रखना है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। ठीक है, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? याद होगा आप लोगों को सोम प्रकाश पत्रिका किनके द्वारा चलाया गया था, बहुत पूछता है। तो याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ठीक है, सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा चलाया गया था। याद रखना है सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है केसरी और मराठा पत्रिका किसने चलाया? तो केसरी पत्रिका आप जानते हैं, और मराठा पत्रिका भी आपको पता है। केसरी और मराठा दोनों पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो केसरी जो है मराठी भाषा में चलाया गया था। याद रखना है केसरी मराठी भाषा में चलाया गया था, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में चलाया गया था, और मराठा पत्रिका जो है इंग्लिश भाषा में चलाया गया था। ठीक है, और दोनों के दोनों किनके द्वारा चलाया गया था? बीजी तिलक के द्वारा, यानी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठी पत्रिका चलाया गया था, आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, गीता रहस्य। तो याद रखिएगा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक भी हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का संपादन मराठी भाषा में और मराठा पत्रिका का संपादन इंग्लिश भाषा में किया था। याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल पूछता है कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने चलाया? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा पत्रिका चलाया गया? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सा पत्रिका चलाया गया था। तो कमेंट कीजिए पहले। तो याद रखना यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? गांधी जी। याद रखिएगा। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के संपादक थे गांधी जी। याद रखेंगे। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। नवजीवन पत्रिका याद रखना है, गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। और हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा ही पब्लिश किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, एक पूछता है अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिका के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इतना सवाल यहां से आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? आंसर होगा द बंगाल गजट, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। हु फाउंडेड दी ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आंसर करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। और आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म बंगाल में हुआ था, और राजा राम मोहन राय जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। याद रखिएगा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके द्वारा कौन कौन सा सोसाइटी का स्थापना किया गया था? एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ईयर पूछेगा आपसे, तो आप याद रखिएगा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। सती प्रथा उन्मूलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोका था, सती प्रथा के लिए कड़ा कानून बनाया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, तो रिलेट करिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में सती प्रथा पर रोक, और 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, सती प्रथा पर रोक 1829। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। इसके अलावा और भी आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा भी पूछा जाता है, आत्मीय सभा। ठीक है, तो आप आंसर कीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जी द्वारा ही याद रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना की गई, साथ ही साथ इनके द्वारा एक कॉलेज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय जी द्वारा। याद है तो कमेंट कीजिएगा, वेदांत कॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, वेदांत कॉलेज। ठीक है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है आपसे, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन थे? याद है तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना सभा पूछेगा, प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना सभा, तो याद रखना है, प्रार्थना सभा के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना सभा के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। ठीक है, प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है पूना सार्वजनिक सभा, आपसे पूछता है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा, तो याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे। कौन थे? एम.जी. रानाडे। और आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, याद रखिएगा। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रानाडे, याद रखिएगा।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 कहाँ पे, बंबई में हुआ था, क्योंकि ये पूछता है कहाँ पे हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई, और स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी, आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है यहाँ पे अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती के संस्थापक थे, याद रखेंगे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। तो सवाल क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ठीक है, आंसर कीजिएगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आंसर कर दीजिए। तो सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में, ठीक है। अब पहले तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आप जानते हैं बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था, तो 1899 से 1905 तक, याद रखना है। कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक था कर्जन का कार्यकाल, ठीक है, समझ में आया। और याद रखना है ये जो प्राचीन, यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 1904 ईस्वी में आया था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, समझ में आया, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल है क्या क्या बनेगा। एक तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन को भारत का सबसे अप्रिय वायसराय माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था बताएं? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, है ना। तो याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कर्जन के कार्यकाल में ही पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 में, ठीक है। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था। भारतीय पुरातत्व, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। इसके अलावा अकाल आयोग का गठन भी कर्जन के समय में किया गया था, ठीक है। अकाल आयोग का गठन पूछेगा तो याद रखिएगा सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन भी कर्जन के समय में किया गया था, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। अब कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच था, इन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन रद्द किया था। तो याद रखना है, पूछेगा बंगाल विभाजन किया कौन? तो कर्जन। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? तो याद रखना है बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बना दिया गया था कर्जन के समय में, सॉरी हार्डिंग के समय में, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उसी समय भारत की राजधानी जो है, याद रखिएगा, भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं ताकि समझ में आना चाहिए अच्छे से। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था 1905 में, ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने,
ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, और साथ ही साथ भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। समझ में आया। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन भी इन्हीं के समय में किया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सवाल आप याद रखिएगा, तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, 1911। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911। तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कब हुआ? 1911। ठीक है, समझ में आ गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए और एक आपको याद रखना है, पहला विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही पहला विश्व युद्ध शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद है? बनारस, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं BHU। ठीक है, BHU की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? और इसका स्थापना कब हुआ था? 1916 में, जब होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग चलाया गया था, आपको पता होगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था, उसी साल BHU की स्थापना हुआ है। रिलेट करके याद रख लीजिएगा। तो BHU का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे वो, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ही कार्यकाल था, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ये सवाल। दूसरा आपको यहीं से याद रखना है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताएं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ये दोनों मदन मोहन मालवीय जी की देन है। तो आपको याद रखना है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया था, जिस साल गांधी जी भारत आए थे अफ्रीका से। आपको पता होगा, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो आप आराम से रिलेट कर लीजिएगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना उस साल हुआ था जिस साल गांधी जी भारत आए थे, और किया कौन? मदन मोहन मालवीय किए। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना उस साल हुआ जिस साल होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, यानी 1916 में। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक, तो ये भी याद हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे है मिंटो। ठीक है, तो मिंटो से सवाल क्या बनता है? आप सभी जानते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म बहुत पूछता है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म याद रखना है, 1909 में आया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, याद रखना है। और मिंटो का जो कार्यकाल था उसको आप लिख लीजिएगा कि मिंटो का जो कार्यकाल था 1905 से 1910 तक था, यानी कर्जन के बाद कौन बना था? मिंटो बना था। 1905 से 1910 तक कार्यकाल था लॉर्ड मिंटो का, याद रखना है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी मिंटो के समय में। पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। बंगाल विभाजन 1905, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, को दबाने का प्रयास किया गया था। ये पूछेगा नहीं, पूछेगा कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 मिंटो के कार्यकाल में। ठीक, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, याद रखना है। साथ ही साथ सूरत पूछता है ना, सूरत का कांग्रेस अधिवेशन क्यों पूछता है? क्योंकि आपको पता होगा सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में बढ़ जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन आप सभी को पता है। तो याद रखिएगा 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे, कहाँ के? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। समझ में आ रहा है? तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पढ़ा चुके हैं हम। तो याद रखिएगा कि INC के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी दो दलों में बढ़ जाता है। ठीक है, और 1907 का सूरत अधिवेशन के समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मिंटो का ही कार्यकाल था, याद रखिएगा। ठीक है,
सारा हो गया। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे बचा है लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी आपका बहुत सवाल बनता है लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। इनका कार्यकाल था 1936 से 1944। तो सेकेंड वर्ल्ड वार पूछेगा तो आपको याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वार किनके समय में हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा इन्हीं के समय में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, आपको पता होगा सुभाष जी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सेशन में, तो एक तो हरिपुरा, दूसरा त्रिपुरी। ठीक है, पहले हरि भगवान का भजन जपेंगे तो हरिपुरा अधिवेशन, और दूसरा त्रिपुरी। ठीक है, दोनों याद रखना है। पूछेगा कि सुभाष जी द्वारा पहले कौन सा अधिवेशन किया गया, तो पहले भगवान का नाम आता है इसलिए हरिपुरा अधिवेशन, उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, समझ में आया। तो पहले हरिपुरा अधिवेशन, उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष जी के द्वारा किया गया था। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी, है ना। 38 में हरिपुरा अधिवेशन, 39 में त्रिपुरी अधिवेशन, और त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस जो है रेजिग्नेशन देते हैं, इस्तीफा देते हैं, याद रखिएगा। समझ में आया। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, 1938 ईस्वी में पहली बार हरिपुरा अधिवेशन के लिए, और 1939 में दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन के लिए, और त्रिपुरी अधिवेशन से वो इस्तीफा देते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है 1939 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, तो कब किया गया, 1939 में। ये तो आराम से याद हो जाएगा 1939। क्यों, क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा भी दिए थे इसी साल सुभाष जी। तो आराम से आप याद रखिएगा 39 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में। फिर पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुआ था, तभी कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय फिर पूछेगा भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, फिर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, क्योंकि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, है ना। और तभी किसका कार्यकाल था, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि इनका कार्यकाल आपको याद रखना होगा कि 36 से 44, तो 36 से 44 के बीच में जितना भी इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है, उस समय में कौन होगा, वायसराय, तो यही ना होगा। तो चाहे क्रिप्स मिशन पूछे, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, चाहे क्रिप्स मिशन पूछे या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पूछे, या फिर आपका पूछे आज़ाद हिंद फौज का स्थापना पूछे, या फिर पूछेगा सुभाष चंद्र बोस जी भारत से बाहर गए, भारत से पलायन किए, उस समय किनका कार्यकाल था। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, पृथक पाकिस्तान की मांग हुई, उस समय कौन था। समझ में आ रहा है। क्योंकि इसी के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में जितना भी काम हुआ होगा सब में किसका था, लॉर्ड लिनलिथगो का था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो कि 1904 ईस्वी में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, याद रखिएगा। तो उम्मीद करेंगे जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल था यहाँ से आपको बताएं, और आपको रेगुलर रहना होगा। रेगुलर रहिएगा तो ये सब सवाल आपको याद हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्लास को जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए शेयर करने का। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि अभिनव भारत, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, वी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। ठीक है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किनके द्वारा की गई थी। ठीक है, कौन सा आयोग है जिसके द्वारा यह फैसला किया गया था कि लोक सेवा का जो परीक्षा है वो इंग्लैंड में भी होगा और भारत में भी होगा, एक साथ होगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ था, क्योंकि अब भारत से इंग्लैंड जाना और वहाँ जाके एग्ज़ाम देना, समझ सकते हैं जो बहुत अमीर आदमी होगा वही दे पाता, भारत से इंग्लैंड जाके लोक सेवा का परीक्षा, है ना। तो भारत में भी कंडक्ट कराया जाएगा और ब्रिटेन में भी एक साथ। ये कौन सा रिपोर्ट के द्वारा या किसके द्वारा बताया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो सही आंसर क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की जो
संस्तुति जो है पेश की गई थी, याद रखिएगा। और आपको पता ही होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, 1919 ईस्वी में। मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू इस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो पूछेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, याद रखिएगा। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति प्रदान की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक सवाल और आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसके अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू किया गया था। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब शुरू किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है, समझ में आया, ये आप याद रख लीजिएगा। और प्रांतों में द्वैत शासन का शुरुआत भी किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन, तो याद रखेंगे प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल याद रखिए। और कार्नवालिस के बारे में आप जानती हैं, कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस से सवाल क्या क्या पूछता है, याद है, कमेंट कीजिए। कार्नवालिस के समय में कार्नवालिस का कार्यकाल कब तक था, ये आप कमेंट कर दीजिए कि कार्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्नवालिस बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति कार्नवालिस के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, तो कार्नवालिस से भी सवाल बहुत बनता है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति कब लाया गया था, तो याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त पद्धति जो है कार्नवालिस के काल में शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त पद्धति 1793 ईस्वी में, याद रखना है। और कार्नवालिस को क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नागरिक सेवा का जनक किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा नागरिक सेवा का जनक, कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, पहला। दूसरा, पुलिस व्यवस्था का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था का जनक या पुलिस प्रशासन का जनक। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन का जनक किनको कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, पुलिस प्रशासन का जनक और नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एकमात्र, याद रखिएगा, कार्नवालिस जो है एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका समाधि भारत में है। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में है। समझ में आया, तो ये सब सवाल बहुत पूछता है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में है। अब याद कैसे रखिएगा, तो बताइए कैसे याद रखिएगा, तो आप याद कैसे रखिएगा, देखिए एक साथ रिलेट करके कि अस्थाई बंदोबस्त पद्धति जो है 1793 ईस्वी में आया, जिनके समय में आया, ठीक है, उन्हीं को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, उन्हीं को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है और उन्हीं का समाधि जो है भारत में है। ठीक है, समझ में आया, यानी एक ही आदमी है जो अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लाया था, नागरिक सेवा का जनक कहलाया, पुलिस व्यवस्था का जनक कहलाया और उन्हीं का समाधि स्थल भारत के गाजीपुर में है। ठीक है, समझ में आया, तो आराम से याद हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी कार्नवालिस के समय में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का संधि 1792 ईस्वी में हुआ था, आपको पता होगा। श्रीरंगपट्टनम का संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1792 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कार्नवालिस के समय में हुआ था 1792 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल आप याद रखिएगा। सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ जाएं, तो थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए, तो अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं, याद रखिएगा ये सब सवाल। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहां पर बनाई गई थी, आंसर कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत की अस्थायी सरकार कहां बनाई गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत की अस्थायी सरकार कहां बनाई गई थी।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत की अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में बनाई गई थी राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में बनाई गई थी। और आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, जैसे ही ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, उसके बाद पहला विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था। तो पूछता है पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। फिर पूछेगा किसके आक्रमण के कारण शुरू हुआ था? तो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ पहला विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है और 4 सालों तक चलता है पहला विश्व युद्ध, आपको पता होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा सवाल यहाँ से पूछता है कि पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? याद है? तो वुड्रो विल्सन। याद रखिएगा, पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन। ठीक है, गुप्त संधि का जनक किनको कहा गया है? तो बिस्मार्क को गुप्त संधि की प्रणाली का जनक कहा गया है, बिस्मार्क को। और पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कौन थे? वुड्रो विल्सन, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ देगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। ठीक है, समझ में आया? पेरिस शांति सम्मेलन भी इसी बीच में हुआ था, वर्साई की संधि भी हुआ था। आपको पता होगा कि वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ये सब पूछ देता है सवाल कि वर्साई की संधि कब हुआ था? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। अब याद कैसे रखना है? तो वर्साई की संधि, रॉलेट एक्ट जोड़ लीजिएगा। रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था, तो वर्साई की संधि भी 1919 में हुआ था। ठीक है, खाली डेट अलग से आपको याद रखना होगा। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान ही वर्साई का संधि होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, याद रखिएगा। वर्साई की संधि 28 जून 1919। ठीक है, और पहला विश्व युद्ध जो है किस देश के साथ शुरू हुआ था? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल देख लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारा सवाल होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो आंसर करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा? भगत सिंह जी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी। आपको पता होगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिसका भरपूर विरोध किया गया था। और विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। और इसी दौरान पुलिस से झड़प होने के कारण पुलिस ने लाला लाजपत राय जी को बहुत प्रहार किया था, बहुत मतलब गंभीर रूप से चोट पहुंचाया था, जिसके वजह से कुछ महीने के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा है। इनकलाब जिंदाबाद जानते हैं भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट बनता है साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा है? तो वो भी आप याद रखिएगा, भगत सिंह का नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है दिल्ली चलो। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष जी ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी ने कहा है। पूर्ण स्वराज की मांग आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आराम हराम है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा। आराम हराम है किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आराम हराम है किसने कहा? तो याद रखना है JL नेहरू ने कहा। ठीक है, और बहुत बच्चे गांधी जी आंसर कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आराम हराम है किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। जय जवान जय किसान किसने कहा? तो शास्त्री जी ने। तो आपको पता ही होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आपको पता होगा कि शास्त्री जी भारत से बाहर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और शास्त्री जी भारत के ओवरऑल दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगर सहायक प्रधानमंत्री का बात छोड़ दिया जाए
ठीक है, कार्यकारी प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो रेगुलर रूप से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भारत से बाहर होती है। ताशकंद समझौता आपको पता है, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ताशकंद समझौते के दिन ही इनका मृत्यु हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भारत से बाहर होती है। ताशकंद समझौता कब हुआ? 11 जनवरी 1966। शास्त्री जी की मृत्यु कब हुआ? 11 जनवरी 1966। और शास्त्री जी को भारत रत्न कब मिला? तो शास्त्री जी को मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा। और शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो आराम से याद होगा, 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जन्म और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। समझ में आया? कार्यवाहक को छोड़कर, ठीक है। ऐसे तो आपको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा कुछ महीने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर गुलजारी लाल नंदा हट जाते हैं क्योंकि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। समझ में आया? तो शास्त्री जी फिर फुल टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, ठीक है। फिर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। समझ में आया? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछेगा, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो गुलजारी लाल नंदा। तो ये सब चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ रखना होगा। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है आपको उस हिसाब से आंसर करना होगा। समझ में आ रहा है? और ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला, दूसरा और तीसरा प्रधानमंत्री जो है वो उनका मृत्यु जो है पद पर ही हुआ था। जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए उनका मृत्यु होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए उनका मृत्यु होता है। और तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी अलग अलग टर्म में प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी का भी मृत्यु तो पद पर ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उसी समय उनका मृत्यु होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? हाँ, नारा आपसे पूछता है कर मत दो का नारा किसने दिया? तो आपको पता होगा बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उसी समय कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का आयरन मैन कहा जाता है, नहीं लोह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा, ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा कहा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आप जानते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कृति है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछ सकता है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे क्लास आपको अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और क्लास को पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो ये याद रखना है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा संकल्प पारित नहीं था, ये आपको बताना है। तो बताइए 1929 का लाहौर अधिवेशन में क्या शामिल नहीं था? ठीक है, तो आपको याद रखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा की गई थी। पहला सवाल तो ये बनेगा कि 1929 के, ठीक है, नेहरू क्या थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेहरू जी, ठीक है, पहला। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, भारत की विदेश नीति की घोषणा। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। और ऑप्शन नंबर डी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आप देख के आंसर कर सकते हैं कि छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। ये तो बाद में आएगा ना, जब संविधान बनना शुरू होगा तब इसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है और अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो सवाल था आपको याद रखना है कि 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, ये सही है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पूर्ण स्वराज। आपसे पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, याद रखिएगा। अब ये अगला ऑप्शन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, क्या ये याद करने का है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दांडी मार्च आपको पता होगा कि दांडी मार्च शुरू हुआ था, उसके बाद दांडी मार्च जब खत्म हुआ तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दांडी मार्च भी 1930 में हुआ। तो ये तो आपको ऐसे ही आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जिसमें भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज
के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, याद रखिएगा, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम है वो किसने दिया है, तो याद रखिएगा कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अभी जो कांग्रेस पार्टी है इसका पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो पूछेगा कांग्रेस शब्द किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द दिया था, याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1887 ईस्वी में मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं। और ये सवाल पूछता है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अब याद रखना बहुत ईजी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, और बदरुद्दीन तैयब जी से सवाल पूछता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में। फिर पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले, जो कि चौथा अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1888 में इलाहाबाद में, उस समय जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत एग्जाम में पूछता है कि कहां पे हुआ था, कौन अध्यक्ष बने थे और उससे संबंधित घटना। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद 1905 का आपको याद रखना है, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, है ना, उस समय कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, समझ में। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला M सयानी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको याद रखना होगा। तो समय कम है, इसलिए अब अगला सवाल बताते हैं। उम्मीद करेंगे क्लास अच्छा लग रहा होगा। वैसे बहुत बार आपको हम ये सब पढ़ा चुके हैं, अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे क्लास को आप सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो आंसर कीजिएगा, किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल किस द्वीप युग्म को अलग करता है, तो आप सभी जानते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 8 डिग्री चैनल ऑप्शन में तो है नहीं, चलिए बता देते हैं। देखिएगा, अगर आपसे पूछता है 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, तो याद रखना है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, तो याद रखना है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल भी पूछेगा, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और पाक जल संधि किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, याद रखिएगा। कोको जल संधि पूछेगा, तो कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। कोको द्वीप कहाँ पे है, तो कोको द्वीप म्यांमार में है, याद रखिएगा। कोको जल संधि कहाँ पे है, तो म्यांमार में है कोको द्वीप। ठीक है, तो कोको जल संधि जो है अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, तो आंसर करना है प्रायद्वीपीय भारत इनमें से कौन सा ऐसा युग है जिसमें हिमानीकृत हुआ था। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एज इज ग्लेशियलाइज्ड। ठीक है, हिमानीकृत किस युग में प्रायद्वीपीय भारत जो है किस हिम युग में हिमानीकृत हुआ था।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्लीस्टोसीन हिमयुग। याद रखना है, प्लीस्टोसीन हिमयुग के दौरान प्रायद्वीपीय भारत जो है हिमानीकृत हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज द स्टेट। आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी आंसर करेंगे सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर दुनिया में देश पूछेगा तो आप सभी जानते हैं कि ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी या कहवा का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछा है तो आप आंसर करें भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा आंसर? कर्नाटक। तो याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी या कहवा का उत्पादन कर्नाटक में होता है, और विश्व में अगर देश में बात किया जाए तो ब्राजील में होता है। याद रखिएगा। और ये भी आपको याद रखना है, कहवा के लिए या फिर कहवा यानी कॉफी के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो कहवा कॉफी के लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा। और भारत में कहवा के उत्पादन जो है, कहवा का जो उत्पादन है वो नीलगिरी पहाड़ी के समीप काफ़ी ज़्यादा होता है। कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, यानी मेनली आपको याद रखना है ये साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ होता है ये तो आपको याद ही रखना है कि कर्नाटक में होता है। लेकिन याद रखना है कभी कभी क्या होगा, कर्नाटक ऑप्शन में नहीं देगा, आपसे ऐसे ही 4 राज्य दे देगा। ठीक है, और 3 आपको ऐसे हो सकता है कि नॉर्थ स्टेट दे दे और 1 साउथ स्टेट दे दे और बोले किस में होता है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन पूछेगा तो कर्नाटक, और वैसे आप याद रखिएगा साउथ इंडिया में कॉफी का उत्पादन होता है। साउथ इंडिया में कॉफी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और नीलगिरी पहाड़ी के आसपास बहुत ज़्यादा होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में 2 प्रकार के कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, अरेबिका और रोबस्टा। तो याद रखिएगा भारत में कहवा का 2 किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा। याद रखिएगा, रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी याद ही हो जाएगा, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक में और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु राज्य में स्थित है। ओजोन परत स्थित है, तो आप सभी को पता होगा ओजोन परत स्थित है। आंसर करें, ओजोन परत स्थित है। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो आप सभी जानते हैं कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि क्षोभमंडल के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, है ना। और समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है, तो क्षोभमंडल। सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है उसे क्षोभमंडल कहा जाता है या फिर ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब आपसे पूछा क्या गया है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ओजोन परत समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। ठीक है, और इस परत की खोज यानी स्ट्रेटोस्फेयर परत की खोज टीजरेंस डी बोट द्वारा किया गया था। समताप मंडल में तापमान जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाया जाता है। यानी वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है, तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाया जाता है। आपको याद रखना है मौसम संबंधी जितना भी घटना होता है ये सब क्षोभमंडल में होता है। बारिश, वर्षा, आंधी तूफान, ठीक है, वर्षा, आंधी तूफान ये सब कहाँ पे होता है, ठीक है, बारिश, आंधी तूफान ये सब क्षोभमंडल में होता है। यानी मौसम संबंधी जितना घटना होगा ये क्षोभमंडल में होगा। ठीक है, समताप मंडल में ये सब घटना नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होता है, जिसके वजह से समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें। ग्रैंड बैंक स्थित है, ग्रैंड बैंक इज लोकेटेड एट, तो आंसर कीजिएगा ग्रैंड बैंक कहां स्थित है। तो ग्रैंड बैंक कहां स्थित है, तो याद रखना है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक स्थित है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। आंसर कीजिएगा बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। फटाफट आंसर कीजिए कि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद। अगर ये सवाल याद है तो आप यहाँ से आराम से आंसर कर सकते हैं। बांग्लादेश में किस प्रकार की
सरकार है। तो आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद कहा जाता है। इसका मतलब बांग्लादेश में क्या है, संसदीय लोकतंत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। याद रखेंगे बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है, तो बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। इसका मतलब बांग्लादेश में क्या है, संसदीय लोकतंत्र का सरकार है, आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं कि भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगाता है, तो याद रखिएगा भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। समझ में आया? तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब सवाल पूछता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर बिम्स्टेक और दक्षेस का सदस्य है बांग्लादेश। आपको याद रखना है कि बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षेस का सदस्य है। इसके अलावा जूट उत्पादन के लिए बांग्लादेश जाना जाता है। जैसे भारत में पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है ना। भारत में पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसी प्रकार आपको याद रखना है बांग्लादेश जो है ये भी जूट का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आराम से याद रहेगा, वेस्ट बंगाल के बगल में कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है और बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षेस का सदस्य है। याद रखिएगा। इसके अलावा भारत सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। आप याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल आप याद करके एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ 5 राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाता है। कितना राज्य सीमा बनाता है, तो 5 राज्य सीमा बनाता है। एग्जाम में पूछेगा बांग्लादेश के साथ कितना राज्य सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाता है। कौन कौन सा, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कौन करता है, पश्चिम बंगाल। समझ में आया? अगर पूछेगा बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद याद रखना है वेस्ट बंगाल, आसाम। ठीक है, आसाम भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा मेघालय भी बांग्लादेश से सटा हुआ है। त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम। तो 5 राज्य याद रखना है कि बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा ये सब सवाल कि 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है कौन सा, तो याद रखना है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबा स्थलीय सीमा शेयर करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। आपको बताना है कि जयपुर में हवा महल है, तो हवा महल का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये पूछा है किसके द्वारा हुआ है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जयपुर में हवा महल है, तो हवा महल का निर्माण किसने किया। ठीक है, तो बताइए हवा महल का निर्माण किसने किया है। अगर याद है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हवा महल का निर्माण किसने किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हवा महल राजस्थान जयपुर में है और हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया है। ठीक है, तो हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया है। तो आपको याद रखना है महाराजा प्रताप सिंह, हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया है। आपको याद रखना है हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया है। और हवा महल किससे बना हुआ है, तो सही आंसर आपका क्या होगा बताइए। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। याद रखना है हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। हवा महल राजस्थान के जयपुर में है और हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है। आपको बताना यह स्थापित किया जा चुका है। आपको बताना है भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा, हैदराबाद। याद रखिएगा हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है और हैदराबाद में ही भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है। ठीक है,
अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आंसर कीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर है, लिख लीजिएगा गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। वैसे सबको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई में है। कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, समझ में आया? और इंडिया गेट कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया, या गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? तो आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार हैं जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। समझ में आया? तो याद रखिएगा, जॉर्ज विट्ठल क्लार्क गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार हैं। ठीक है, तो जॉर्ज विट्ठल क्लार्क मुंबई में है, और जॉर्ज विट्ठल क्लार्क के द्वारा, याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट कौन है? जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसके द्वारा बहुत सारा सवाल और भी यहाँ से बनता है, जैसे फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। ठीक है, आगरा किला कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा किला का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्थल है, ठीक है, उसको आपको याद करना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछता है लाल बाग कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। लाल बाग का निर्माण किसने किया? हैदर अली ने किया। हैदर अली कौन थे? हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यूनेस्को के द्वारा जितना भी भारतीय स्थल है जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो सारा आप याद रखिए। जैसे सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, समझ में आया? या फिर कोई नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को ने शामिल किया, जैसे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जा चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो यूनेस्को के द्वारा जितने भी 40, आपको पता है अभी वर्तमान में 40 स्थल हैं यूनेस्को के द्वारा, जो भारत के 40 स्थल है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया, तो वो सब आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इसके वास्तुकार हैं जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। ठीक है, अगला सवाल, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? आंसर कीजिएगा, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? ठीक है, तो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जोसेफ फ्राई एंड सन्स। तो याद रखिएगा, जोसेफ फ्राई और सन्स के द्वारा पहला चॉकलेट बार बनाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने पहला चॉकलेट बार बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जितना भी सवाल बताएं आपको, अगर आता होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आता होगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो उसको आप नोट कीजिएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और क्लास को जाते जाते लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।